पिछले एपिसोड की घटनाओं को आगे बढ़ाते हुए जैसी सेना उस उल्का के टुकड़े को पिघलाती है, वर्षों से सोया हुआ दानव फिर से जाग उठता है। सबसे पहले निशाना बनता है विल। उस पर मौत की रोशनी सीधी गिरती है और उसकी जान बस एक धागे से लटकने लगती है। लेकिन ये तो बस आने वाले भयानक सपने की शुरुआत थी। हे गाइस, स्वागत है आपका वेलकम टू डायरी के एपिसोड 8 में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में घना कोहरा पूरे शहर पर छा जाता है। जहां जहां वो फैलता है पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं और इसके साथ ही जोकर के सबसे खतरनाक हमले की शुरुआत हो जाती है। पूरा डेरी शहर इतिहास की सबसे बड़ी दहशत में डूब जाता है। इसी बीच स्कूल में फंक्शन चल रहा होता है। एक क्लासरूम में भाषण दिया जा रहा था। तभी अचानक जोकर वहां पर आ जाता है और हमला कर देता है। वो सबके सामने स्कूल के प्रिंसिपल का सर धड़ से अलग कर देता है। पूरे स्कूल में चीखें गूंजने लगती हैं। बच्चे जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर निकलने के रास्ते बंद हो चुके थे। अब उनके पास एक ही रास्ता बचता है, डर के मारे खड़े रहना और जोकर का पूरा खेल देखना। तभी वो घातक मौत की रोशनी चमकती है और पूरा कमरा उस रोशनी से भर जाता है। एक एक करके सभी बच्चे हवा में तैरने लगते हैं। तभी अचानक जोकर रुक जाता है। अब सारे बच्चे उसके काबू में आ जाते हैं। वो बच्चों को अपनी गाड़ी के पीछे चलने के लिए मजबूर करता है। उधर रोनी और उसके दोस्त इस अजीब हलचल को महसूस कर लेते हैं। घना और रहस्यमय कोहरा उन्हें बेचैन कर देता है। वो जल्दी जल्दी नीचे भागते हैं, लेकिन सीढ़ियों से उतरते ही एक दीवार उनके सामने खड़ी हो जाती है, जो पहले वहां पर नहीं थी। उस दीवार पर स्कूल के गुमशुदा बच्चों के पोस्टर चिपके होते हैं। सबसे डरावनी बात ये थी कि ये सारे बच्चे उनके स्कूल के थे। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि स्कूल में कुछ भयानक हुआ है। वो तुरंत स्कूल की ओर दौड़ते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें सिर्फ प्रिंसिपल की लाश मिलती है। स्कूल में से सभी बच्चे गायब थे। वो हैरान रह जाते हैं कि जोकर इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को कैसे उठा सकता है। तभी एक पोस्टर उड़कर लिली के पैरों के पास गिरता है। वो उसे उठाती है और देखती है कि उस पर बिल के लापता होने की सूचना थी। अब जब उनका अपना साथी गायब हो चुका है, उनकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ जाती है। तभी रोनी को जमीन पर खून के निशान दिखाई देते हैं। शायद यही जोकर के भागने का रास्ता है। अगर वो इन निशानों का पीछा करे तो शायद वो बिल तक पहुंच सकते हैं। और लिली के पास अभी भी उस उल्का का टुकड़ा था। उन्हें भरोसा था कि वो इसकी मदद से बिल को बचा सकते हैं। तीनों अपनी साइकिल पर बैठकर निकल पड़ते हैं, लेकिन साइकिल की रफ्तार बहुत धीमी थी। इस तरह वह जोकर का पीछा नहीं कर सकते। लिली को लगता है कि उन्हें कुछ और रास्ता ढूंढना चाहिए। तभी उनकी नजर सड़क के किनारे खड़ी कार पर पड़ती है। किस्मत से नाना ने अपने अंकल से ड्राइविंग सीखी थी। थोड़ी मशक्कत के बाद कार स्टार्ट हो जाती है। उसी समय सारे बच्चे जोकर के पीछे पीछे शहर के सुनसान इलाके में पहुंच जाते हैं। साफ था कि जोकर कुछ बहुत ही खौफनाक करने का प्लान बना रहा है। उधर हेनलंग ने सेना का पर्दाफाश किया था, इसीलिए उसे सेना ने कैंप में बंद कर दिया था। वो बार बार घर पे फोन करता है, डरता है कि कहीं उसके परिवार को कुछ हो ना जाए, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। घबराकर वो चक्कर काटने लगता है। अचानक फोन बजने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ से जो आवाज आती है वो जोकर की होती है। हेनलंग पूरी तरह टूट जाता है। वो गिड़गिड़ाकर अपने परिवार को छोड़ने की भीख मांगता है, लेकिन जोकर उसका मजाक बनाता है। हेनलंग गुस्से में आकर चिल्लाने लगता है और अपने फोन को तोड़ देता है, लेकिन उसे पता था कि गुस्से से कुछ हल नहीं होगा। अभी सबसे जरूरी है ये पता लगाना कि उसका बेटा कहाँ कैद है, और इस काम को सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, वो है डिक। लेकिन डिक खुद टूट चुका था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। जब से उसने सेना के लिए उल्का का टुकड़ा ढूंढा था, उसकी हालत और भी बिगड़ गई थी। उसे हर वक्त चारों तरफ आत्माएं दिखाई देती और भयानक आवाजें सुनाई देती। वो मानसिक रूप से टूट चुका था, यहाँ तक कि वो खुद को गोली मारने का भी सोचता है। ठीक उसी समय हेनलंग वहां पर पहुंच जाता है। वो डिक से अपने बेटे को ढूंढने के लिए मदद की गुहार लगाता है, लेकिन डिक की हालत ऐसी नहीं थी कि वो किसी की मदद कर सके। कोई और रास्ता ना देखकर हेनलंग चुपचाप उसे कैंप से बाहर ले जाता है। वो दोनों जूडी के घर पर पहुंचते हैं। शार्लेट हेनलंग को देखकर भड़क उठती है। अगर हेनलंग सेना के उस टुकड़े को ढूंढने में मदद ना करता तो शायद उनका बेटा सही सलामत होता। थोड़ा शांत होकर हेनलंग कहता है कि वो जोकर को ढूंढने जा रहा है, तो जूडी साफ मना कर देती है। वो कहती है कि अगर उसने जोकर को ढूंढ भी लिया तो उल्का के टुकड़े के बिना वो उसे नहीं हरा सकता। सबसे जरूरी है उस उल्का के टुकड़े को ढूंढना और उसे उस टुकड़े की जगह पर रखना जिसे सेना ने ढूंढकर निकाला था, ताकि पिंजरे को फिर से बंद किया जा सके और जोकर को कैद किया जा सके। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। जंगल में एक हजारों साल पुराना पवित्र पेड़ है। वही पेड़ उस कवच को बनाए रखता है। अगर जोकर ने उस पेड़ को पार कर लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर उन्हें जोकर को हराना है तो उन्हें उल्का का टुकड़ा उसी पेड़ की जड़ों में दफनाना होगा, ताकि कवच फिर से काम करने लगे और जोकर गहरी नींद में चला जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जोकर पूरी तरह आजाद हो जाएगा और उस दिन सिर्फ डेरी नहीं, पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी।
तभी जूडी एक जड़ी बूटी निकालती है। वो उसे पानी में घोलकर डिक को पिलाती है। वो कहती है कि इससे उसका दिमाग शांत हो जाएगा, उसे वो आत्माएं और आवाजें सुनाई देना बंद हो जाएंगी। डिक जैसे ही वो पीता है उसे चक्कर आने लगते हैं, लेकिन उसी हालत में वो टुकड़े की दिशा पहचाननी शुरू कर देता है। दूसरी ओर लिली और उसके साथी जोकर के पीछे तेजी से बढ़ रहे होते हैं। रोनी लगातार नाना से कह रही थी तेज चलाओ, लेकिन वो भूल गई थी कि नाना कोई पक्की ड्राइवर नहीं है। जितना वो दबाव डालती है उतनी गलती की संभावना बढ़ जाती है और वही होता है। कार सीधे एक पेड़ से टकरा जाती है। उल्का का टुकड़ा बाहर गिर जाता है। शुक्र है किसी को गंभीर चोट नहीं लगती। नाना टुकड़ा उठाने जाती है, लेकिन लिली उसे रोक देती है। उसे महसूस होता है कि इस टुकड़े में कुछ गड़बड़ है। अब कार बेकार हो चुकी थी। उन्हें पैदल जोकर का पीछा करना पड़ता है। लिली टुकड़ा अपने बैग में रख लेती है। उसी समय डिक उस टुकड़े की ऊर्जा को महसूस कर लेता है। वो लोग भी कार में बैठकर उनके पीछे चल पड़ते हैं। रास्ते में जूडी उल्का का रहस्य बताती है। ये टुकड़ा जोकर को रोक सकता है, लेकिन इसकी एक बहुत घातक कमी है। ये उस पवित्र स्थान से जितना दूर जाएगा उतना ही ये विरोध करेगा। दूर जाने पर ये अपने साथ रखने वाले को नुकसान पहुंचाता है। हल्का असर पागलपन और उससे ज्यादा असर मौत। और यही हो रहा था। लिली का व्यवहार लगातार बदल रहा था। वो पहले से ज्यादा चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो चुकी थी। जैसे जैसे वो दूर जाते हैं उसका स्वभाव और भी बिगड़ता जाता है। आखिरकार उनके बीच झगड़ा छिड़ जाता है। लिली का मानसिक संतुलन टूटने लगता है। वो जिद पकड़ लेती है कि वो उस टुकड़े को वापस शहर ले जाएगी। रोनी और नाना उसे रोकने की कोशिश करते हैं। देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। लिली अपने ही दोस्तों पर हमला कर देती है। रोनी समझ चुकी थी कि ये सब उस श्रापित टुकड़े का असर है। रोनी के बार बार समझाने पर लिली धीरे धीरे होश में आने लगती है। अपने आप को संभाल कर, ताकि ये टुकड़ा दोबारा किसी के दिमाग पर असर ना करे, वो फैसला करते हैं कि वो बारी बारी इस टुकड़े की निगरानी करेंगे। तभी अचानक वो टुकड़ा चमकने लगता है। रोनी की आंखें फैल जाती हैं। जमी हुई बर्फ की सतह पर बहुत सारी परछाइयां उभरने लगती हैं। नजारा बेहद डरावना था और सबके मन में एक सवाल था, क्या बिल भी उन परछाइयों में शामिल है? उधर डिक उन बच्चों की मौजूदगी को महसूस कर लेता है जिन्हें जोकर ने अपने काबू में किया था। उसे एहसास हो जाता है कि जोकर बर्फीले मैदान तक पहुंच चुका है। जूडी भी समझ जाती है कि समय बहुत कम है। अगर जोकर ने उस प्राचीन पेड़ को पार कर लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी हेनलंग को एक बात याद आती है। जहाज में एक बार डिक जोकर के दिमाग में घुस गया था। अगर वो दोबारा ऐसा कर सके तो शायद वो जोकर को रोक सकते हैं, लेकिन डिक की हालत बहुत खराब थी। इस बार उसके सफल होने की संभावना बहुत कम थी। दूसरी तरफ लिली और उसके दोस्त जोकर के जुलूस के सामने पहुंच जाते हैं। सबसे आगे उन्हें बिल दिखाई देता है, जो पूरी तरह जोकर के काबू में था। वो उसे छुड़वाने वाले होते हैं कि अचानक गाड़ी रुक जाती है। अगले पल जोकर उनके सामने खड़ा होता है और बिना कुछ कहे हमला कर देता है। सौभाग्य से रोनी के हाथ में उल्का का टुकड़ा था। उसकी रोशनी से जोकर पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। मौका देखकर वो पीछे खड़ी नाना को पकड़ लेता है। सबको लगता है कि नाना इस बार नहीं बचेगी, लेकिन जोकर उसे तुरंत नहीं मारता। वो अपनी जेब से एक तस्वीर निकालता है। इट मूवी देखने वाले इस तस्वीर को आसानी से पहचान जाएंगे। ये एक छोटे लड़के की तस्वीर होती है जो भविष्य में नाना का बेटा होगा। 20 साल बाद यही लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर जोकर को मारने वाला था। इसी भविष्य को रोकने के लिए जोकर ने फैसला किया था कि वो अभी नाना को खत्म कर देगा, ताकि वो बच्चा कभी पैदा ही ना हो। नाना हैरान रह जाती है। जोकर जो कह रहा था वो सच था। उसके लिए अतीत और भविष्य में कोई फर्क नहीं था। उसकी यादें कभी मिटती नहीं थी। वो हमेशा आजाद होने का मौका ढूंढता था। ये कहते हुए वो अपना विशाल मुंह खोलकर नाना पर झपट पड़ता है, लेकिन ठीक उसी पल जोकर एक जगह पर जम जाता है। उसका शरीर पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। उसी समय मौत की रोशनी गायब हो जाती है और सभी बच्चे होश में आ जाते हैं। विल भी संभल जाता है। तभी हेनलंग और बाकी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। अपने बेटे को सुरक्षित देखकर हेनलंग की जान में जान आती है, लेकिन अभी इन बातों के लिए समय नहीं था। उन्हें दोबारा उस टुकड़े को अपनी जगह पर रखकर उस पिंजरे को बंद करना था। हेनलंग उल्का का टुकड़ा उठा लेता है और सब लोग उस प्राचीन पेड़ की ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जैसे वो उसके पास पहुंचते हैं गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। सेना पहले ही घात लगाकर बैठी थी। फ्रैंक किसी भी कीमत पर जोकर को दोबारा कैद नहीं होने देना चाहता था। उसे पता था कि उसका खेल खत्म होने वाला है, लेकिन सेना की गोलियों से डैनियल की जान चली जाती है और हेनलंग भी बुरी तरह घायल हो जाता है। हेनलंग उल्का का टुकड़ा अपने बेटे बिल को सौंप देता है और खुद अपने साथियों के साथ दूसरी दिशा से आगे बढ़ता है। उनका मिशन था हर हाल में उस टुकड़े को उस पेड़ की जड़ों में दफनाना। उधर फ्रैंक बर्फ पर खड़े जोकर को देखता है। कुछ पल के लिए वो हैरान हो जाता है। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है और ये समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। उसे नहीं पता था कि खतरा उसके सामने खड़ा है।
इस तरफ जोकर के दिमाग के अंदर डिक एक अलग रूप ले चुका था। वो सर्कस के मालिक जैसा दिखाई देता है। वो लगातार जोकर का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है ताकि वो उस भ्रम में फंसा रहे। ऐसा लग रहा था कि जोकर हमेशा के लिए उसके मानसिक जाल में फंस जाएगा, लेकिन सेना के कुछ लोग डिक को कार से बाहर खींच लेते हैं, जिससे कि उसका ध्यान टूट जाता है, जिसके कारण जोकर होश में आ जाता है। कुछ ही पल में उसका शरीर पहले जैसा हो जाता है। फ्रैंक मुस्कुराकर उसे कहता है, अब तुम आजाद हो, जहां चाहो जा सकते हो। लेकिन वो जोकर को अच्छी तरह नहीं जानता था। अगले पल जोकर का विशाल दांतों वाला जबड़ा उस पर टूट पड़ता है और फ्रैंक का खेल खत्म हो जाता है। इधर बच्चों का छोटा सा ग्रुप उल्का के टुकड़े को लेकर पेड़ के पास पहुंच रहा था, लेकिन वो जितना पेड़ के करीब जाते टुकड़े का विरोध उतना बढ़ता जाता। अब उन्हें मिलकर उसे घसीटना पड़ रहा था। इस तरफ जोकर आजाद हो चुका था, जिसे देखकर हैलंग सैनिकों को रुकने का आदेश देता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। मजबूर होकर वो सीधा हमला कर देता है। इस बार उनका वार सटीक था, कई सैनिक गिर पड़ते हैं। इस तरफ जोकर तेजी से बच्चों की ओर बढ़ रहा था। बच्चों की हालत को देखकर वो उनका मजाक उड़ाने लगता है। इससे पहले कि जोकर कुछ कर पाता, अचानक गोली चलती है। ये गोली हैलंग ने चलाई थी। गोली जोकर के सिर पे लगती है, उसका सिर उड़ जाता है, लेकिन कुछ ही पलों में एक नया सिर उग जाता है। हैलंग फिर से गोली चलाने ही वाला होता है कि अचानक वो मौत की रोशनी फिर से चमकती है और हैलंग जोकर के काबू में आ जाता है। उधर लिली और उसके साथी आखिरकार उस पेड़ तक पहुंच जाते हैं, बस थोड़ा सा और, लेकिन वो बुरी तरह थक चुके थे। तभी एक चमत्कार होता है। कबीले की मुखिया की परछाई से रिची की आत्मा बाहर आती है और अपने दोस्तों की मदद करती है। वो सब मिलकर आखिरी कोशिश करते हैं। तभी जोकर अचानक एक पंखों वाले भयानक राक्षस में बदल जाता है और ऊपर से बच्चों पर हमला कर देता है। लेकिन उसी पल सारे बच्चे मिलकर टुकड़े को पेड़ की जड़ों में रखने में कामयाब हो जाते हैं। कवच फिर से शुरू हो जाता है। जोकर बुरी तरह तड़पने लगता है और फिर पूरी तरह गायब हो जाता है। उसे फिर से धरती के नीचे कैद कर दिया जाता है। कई मुश्किलों के बाद वो जोकर को हराने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद सभी लोग रिची के फ्यूनरल में इकट्ठा होते हैं। भले ही वो आज उनके साथ नहीं था, लेकिन सबके दिलों में उसकी जगह हमेशा रहेगी। इसी एकता की ताकत ने उन्हें आज जीत दिलाई थी। डैरी शहर फिर से शांत हो चुका था, लेकिन नाना अभी भी बेचैन थी। वो लिली को बताती है कि जोकर ने उससे क्या कहा था। अगर वो सच में समय में पीछे जा सकता है तो क्या होगा। अगर वो 27 साल पहले जाकर उनके माता पिता को मार देगा तो आज की जीत का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये डर बेकार नहीं था। जोकर सच में समय की सीमाओं को पार कर सकता था, नहीं तो उसके पास भविष्य की तस्वीरें कैसे होती थी। लिली उसकी बात का जवाब देती है और कहती है कि हर दौर में कुछ लोग होते हैं जो उसका सामना करने के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद डिक शहर छोड़ने का फैसला करता है और रोनी भी अपने पिता के साथ वहां से चली जाती है। लेकिन कुछ लोग वहीं पर रुक जाते हैं और शहर की सुरक्षा की जिम्मेवारी संभाल लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पेनीवाइज की बेटी डैशी मानसिक रूप से टूट चुकी थी। उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। 26 साल बीत जाते हैं। अब साल 1988। डैशी बूढ़ी हो चुकी थी। वो एक पेंटिंग बना रही होती है, तभी बाहर हलचल होती है। हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में किसी ने आत्महत्या कर ली थी। परिवार रो रहा था। एक लड़की अपना चेहरा ऊपर उठाती है। ये वे व्हीलर होती है। यहीं से कहानी फिर से इट मूवी की कहानी से जुड़ जाती है और ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी फिल्म से 27 साल पहले की थी। शुरुआत में मार्टी गायब हुआ था। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया। कुछ दोस्तों ने जासूसी की टीम बनाई, लेकिन अंत में कहानी ने बड़ा मोड़ लिया। लिली और रोनी के अलावा लगभग सारे लोग मारे गए। इससे साफ था कि डेयरी में कोई भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। नालियों से अजीब आवाजें आती है। अंधेरे में हल्की रोशनी चमकती है और परछाइयां हिलती हैं। लिली, नाना, रोनी, विल और रिची, इनके पास कोई जादुई ताकत नहीं थी, बस उनका साहस था। हर किसी के दिल में डर था, लेकिन उन्होंने उस डर को अपनी ताकत बनाया। इस सीरीज के एंड में हमें पता चलता है कि हर दौर का अपना डेयरी है। पेनीवाइज कभी भी कहीं भी आ सकता है। हमारे पास उससे लड़ने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, अपने अंदर के डर का सामना करना। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।